नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत अगला 20 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। यदि आपने पहले 20 महत्वपूर्ण सवालों को हल नहीं किया है तो कृपया उसे कर लें। अगला सवाल है आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो दोस्तों, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था उस समय उन्होंने अपना प्रेसिडेंसी सूरत में स्थापित किया था। बाद में इसे स्थानांतरित करके बॉम्बे भेज दिया गया था। तो इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सूरत। अगला सवाल है आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ था और बम्बई पे पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन का विवाह जो है, किनका? तो कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से, ये आप नाम याद रखेंगे, चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। और चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज के रूप में पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था दोस्तों। और चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई को 10 पाउंड, कितना? तो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। तो इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पुर्तगाली। अगला सवाल है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो दोस्तों 1688 ईस्वी में, कब? 1688 ईस्वी में उस समय के जो बंबई के गवर्नर थे सर जॉन चाइल्ड, इन्होंने बंबई और पश्चिमी तट के बंदरगाहों को घेर कर मक्का जाने वाले, कहां? तो मक्का जाने वाले जो हज यात्री थे उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया था। इस कारण से औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया था। बाद में सर जॉन चाइल्ड ने औरंगजेब से माफी मांगा था। तो इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रिया में, कहां पे? तो ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया जो है वह यूरोप का एक देश है। यहाँ उत्तराधिकार को लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध चल रहा था। तो इसी का प्रभाव आपको भारत में भी देखने को मिलता था दोस्तों। परंतु उस समय जो है कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था, उस समय का जो अगर तत्कालिक कारण बात किया जाए दोस्तों, तो वह था आपका अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। और ये प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपका 1746 से लेकर 1748 तक, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है आपका, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा है कि कर्नाटक युद्ध जो है वह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। आप सभी प्रश्नों को पॉज करके पहले उसे आंसर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो जिसमें नहीं दिया हो तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो इसमें गलती होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? तो सबसे पहला ऑप्शन है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48। क्या ये सही है? तो जी हाँ, ये सही है। तो इस प्रकार ये जो होगा इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों। अगला है आपका, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये द्वितीय युद्ध 1750 से 1752 के बीच हुआ था। नहीं दोस्तों, ये जो हुआ था आपका द्वितीय युद्ध, ये हुआ था आपका 1749 से लेकर 1754 तक। तो इस प्रकार ये जो कथन है दोस्तों ये गलत है और इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। अगला है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा युद्ध 1758 से 63 के बीच हुआ था। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है दोस्तों, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1761 में। इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा आपका बी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 49 से 54 के बीच हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ आपके पास सूची 1 है और सूची 2 है।
इन दोनों को आपस में मिलाना है। तो पहला है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध। यहाँ आप मिलाने का प्रयास करेंगे तो प्रथम कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था, नहीं। इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी, तो दोस्तों नहीं। निर्णायक युद्ध था, नहीं। आपका एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ था, तो देखिए यहाँ प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो संधि हुआ था किससे हुआ था, तो एक्सला चैपल, जिसे हम लोग सापेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सापेल की संधि भी कहते हैं दोस्तों। तृतीय कर्नाटक युद्ध, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हुआ था दोस्तों, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो हुआ था, यहाँ इसका जो अंत हुआ था वह हुआ था पेरिस की संधि से, यानी ए का आपका 4, तो ए का 4 देखिए, ये रहा आपका ए का 4, बी का आपका 1, तो ये है आपका बी का 1। द्वितीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो अनिर्णायक था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ होगा आपका अनिर्णायक दोस्तों। तो सी का हो जाएगा आपका 3, ये हो गया आपका। और प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों, तो प्रथम मैसूर युद्ध में आपका ब्रिटिश की हार हुई थी, तो इस प्रकार जो डी का हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर हो गया वह हो गया आपका सी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो सबसे पहला यूरोपियन कौन था, तो वह था आपका डुप्ले। इसने भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेना आरंभ किया था और इसी ने भारतीय राजाओं के राजदरबार में भारतीयों के खर्च पे यूरोपियन सेनाओं की नियुक्ति करवाई थी दोस्तों। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर भारत में यूरोपीय हितों को अगर कोई स्थापित किया था तो वह कौन किया था, डुप्ले। अगला सवाल है आपका कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में से कहां लगाया था। तो हम लोग जानते हैं कि 1664 ईस्वी में लुई 14वें के द्वारा, लुई 14वें कौन थे, तो वो उस समय वहां के सम्राट थे दोस्तों। इनके द्वारा एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी जो कि राज्य के द्वारा निर्मित थी और इसका सारा खर्च राज्य उठाता था। इन्हीं कंपनी का 1667 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कैरो के द्वारा, कौन, तो फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत भेजा गया था और यह 1668 ईस्वी में, कब, तो 1668 ईस्वी में सबसे पहला जो कारखाना है वह आपका सूरत में खोला था। तो इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सूरत। आप याद रखेंगे ये कब हुआ था, तो 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, यह राज्य के द्वारा निर्मित था और 1668 ईस्वी में आपका सबसे पहले सूरत में कारखाना खोला गया था दोस्तों। अगला सवाल है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने देखा था कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह किसके शासन काल में स्थापित हुई थी, तो लुई 14वें। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, लुई 14वें के। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था दोस्तों, और उस समय लुई 14वें के मंत्री थे कॉलबर्ट और इन्हीं के द्वारा जो है वह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कॉलबर्ट। अगला सवाल है आपका कि बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो चिंसुरा है वह हुगली का ही एक ग्राम है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वह चिंसुरा भी होगा और हुगली भी होगा, क्योंकि ये जो चिंसुरा ग्राम है यहाँ पे कारखाना स्थापित किया गया था, परंतु इसका जो मुख्यालय था दोस्तों यह था आपका हुगली। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है वह आप चिंसुरा मारेंगे। अगला सवाल है दोस्तों आपका कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो बंगाल की समृद्धि से प्रभावित होकर डचों ने 1615 ईस्वी में और फिर 1629 ईस्वी में बंगाल के साथ व्यापार करने का प्रयास किया था, परंतु ये असफल रहे थे
उन्हें सफलता कब मिली? तो उन्हें सफलता मिली 1632 ईस्वी में, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम कारखाना जो है वह पटना में स्थापित किया। परंतु ऐसा माना जाता है कि यह जो कारखाना है वह आर्थिक तंगी के कारण बंद हो गया था और आज यह पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है, पटना कॉलेज। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका 1632 ईस्वी। अगला सवाल है आपका, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। इसका क्या कारण है कि उन्होंने दक्कन में अपना शक्ति स्थापित नहीं कर पाया? तो सबसे पहला ऑप्शन है डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। जी नहीं, ये गलत होगा। डुप्ले काफी सक्षम सेनापति था। इसी ने सबसे पहले भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया था और भारतीय राज दरबार में यूरोपियन सेनाओं के भारतीय खर्चों पर रखवाया था। तो यह जो है वो गलत हो जाएगा। अगला है आपका, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। तो जी हाँ, यह एक आंसर हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजों की जो नौसेना थी वह फ्रांसीसी की नौसेना से काफी मजबूत थी। ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार का युद्ध था, जिसे हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, उस युद्ध में फ्रांसीसी की एक भी नौसेना नहीं बची थी। इसी कारण जो है वह फ्रांसीसियों का दक्कन में हार हुआ था। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। इसमें भी कौन सा? तो अंग्रेजों की जो नौसेना थी उसका मुख्य योगदान था दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो आपको इसमें बताना है कि सबसे पहले यहाँ पे किनका आगमन हुआ, फिर कौन प्रवेश किए। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन आए थे? अंग्रेज आए थे कि फ्रांसीसी आए थे कि डच आए थे कि पुर्तगाली आए थे दोस्तों? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ 1498 ईस्वी में आपका वास्को डी गामा पहुंचे थे। तो सबसे पहले यहाँ कौन आए थे? तो ये आए थे पुर्तगाली। यानी ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ ऑप्शन में बी में ही सबसे पहले 4 है जो कि है पुर्तगाली। उसके बाद कौन आए थे? तो उसके बाद आए थे आपका डच। उसके बाद कौन आए? तो उसके बाद आए थे आपका अंग्रेज। और उसके बाद कौन आए थे? तो आए थे फ्रांसीसी। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी। यानी इसका क्रम क्या होगा? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। अगला सवाल है दोस्तों कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति होता था। तो वह क्षेत्र था आपका बिहार। यहाँ से यूरोपीय वासियों को सबसे सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता के पहले काफी सारे यूरोपीय वासियों जो है वो भारत में व्यापारी के रूप में आए थे, जिनमें सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली थे। यह कब आए थे? तो ये आए थे आपके 1498 ईस्वी में। उसके बाद कौन आया था? तो उसके बाद आए थे आपके डच। ये कब आए थे? तो ये आपके आए थे 1615 ईस्वी में। इसके बाद कौन आए थे? तो इसके बाद आए थे आपका अंग्रेज। ये कब आए थे? तो ये आए थे आपका 1608 ईस्वी में। और सबसे अंत में जो है वो आए थे फ्रांसीसी। ये कब आए थे? तो ये आए थे आपका 1664 ईस्वी में। तो इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी, फ्रांसीसी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो कहाँ पे किए थे? तो देखिए ये जो आपका नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, वरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सभी जगह डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। इस प्रकार इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों के आधार पर आपको उत्तर देना है दोस्तों। तो सबसे पहला कथन है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा कथन है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा है आपका तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत का देन है?
यानी अंग्रेजों ने भारत में ये जो तीनों कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा चीज लाया था या लागू किया था? तो अगर हम लोग पहला कथन का बात करें, जिसमें है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों पर जो भूमि राजस्व का मूल्यांकन होता था दोस्तों, तो यह सबसे पहले जो है वह शेर शाह सूरी और अकबर ने किया था। यानी कौन? तो शेर शाह सूरी और अकबर ने। तो इस प्रकार ये जो है वो अंग्रेज तो लेकर इसे नहीं आए थे, तो ये आंसर आपका होगा नहीं। दूसरा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तो जो युद्ध में चलती फिरती तोपों का जो उपयोग था, ये सबसे पहले मुगल ने करवाया था, तो ये भी होगा नहीं आपका आंसर। अगला है आपका तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की जो खेती है दोस्तों, ये सबसे पहले जो है वह पुर्तगालियों ने किया था। यहाँ पे किसने? तो पुर्तगालियों ने। तो इस प्रकार यहाँ जो है ये तीनों कथनों में से अंग्रेजियों का कोई भी देन नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी, कोई भी नहीं। अगला सवाल है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किसने की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो यह टिप्पणी किसने की थी? तो यह किए थे आपके जेबी मैकाले। यह ब्रिटेन के राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार था और 1834 से लेकर आपका 1838 ईस्वी तक यह भारत के सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान भी रहा था। यदि बात करें प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि, तो इसका जो पांडुलिपि था इसी ने तैयार किया था दोस्तों। और अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बी, जेबी मैकाले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यह 20 सवालों को हल किया होगा। यदि आप जो हल नहीं कर पाए होंगे उसे कृपया नोट डाउन करके उसे याद करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें। धन्यवाद।